जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी? अब एक इंटरडिपेंडेंस दुनिया के अंदर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आ गया है, जो कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के ऊपर है। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आप पॉलिटिक्स और जो इकोनॉमिक्स हैं वो इंटरलिंक बन गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें एक इकोनॉमी के अंदर कोलैबोरेशंस को देखें तो G20 एक बहुत बड़ा ग्रुप है, दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज। उनका एक फ्रीक्वेंट उनकी कोलैबोरेशन होती है, उनकी समिट्स होती हैं, जिसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ को देखा जाता है, जिसमें इकोनॉमी के ऊपर, जिसमें ट्रेड के ऊपर, टैरिफ के ऊपर बातें होती हैं, जिसके अंदर निगोशिएशन होती हैं इकोनॉमी के ऊपर। फिर G7 का आप देख लें, फिर ब्रिक्स और SCO देख लें। आप जितनी भी बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी बेस अगर आप देखेंगे तो वो इकोनॉमी के ऊपर बेस है। यूरोपियन जो एक ट्रीटी हुई थी 1995 के अंदर, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी, जिसके बाद यूरोपीय यूनियन आया। तो एक यूरोपीय यूनियन बेसिकली एट द हार्ट इज अ ट्रेड यूनियन, जिसमें फ्री ट्रेड यूनियन है वहां पे, जहाँ पे एक बॉर्डर्स को पोरस कर दिया गया, इसलिए इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट करने के लिए। फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ गुड्स से क्या हो रहा है, अब ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक बड़ा बज बढ़ रहा है, वो आस्ता आस्ता डाई डाउन करता जा रहा है। तो उसमें आप देखें, उसमें भी यही है कि फ्लो ऑफ बॉर्डर, जो गुड्स है, फ्लो ऑफ आइडियाज है, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी की सारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है ये इंटरडिपेंडेंट अब हो चुकी है इन द 21st सेंचुरी। ठीक हो गया। और आप जो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स हैं, दीज आर द सेम, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के दो रुख हैं। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी जो है, अब दुनिया के अंदर आप देखें, वेस्ट के अंदर या आप नॉर्थ अमेरिका में देखें, तो इवन के जो लोग वोटिंग पैटर्न है वो भी इकोनॉमी के ऊपर आ गया कि अच्छा इस पार्टी का क्या एजेंडा है, इनका इकोनॉमिक प्रोग्राम क्या है। यूके के अंदर देखें तो वोटिंग पैटर्न भी वही है कि अच्छा अब ये, अब ब्रेग्जिट जो है, ब्रेग्जिट के पीछे भी इकोनॉमिक मोटिव था। नाइजल फराज ने जो एक्सप्लॉइट किया लोगों की एक इनहेरेंट नेशनलिस्ट फीलिंग को, उसके पीछे भी क्या था कि आपको यूरोपीय यूनियन एक्सप्लॉइट कर रहा है, आपको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसने यहाँ तक कहा कि आपको पर वीक $350 बिलियन आप NHS के लिए निकाल सकते हैं अगर आप यूरोपीय यूनियन से बाहर चले जाए। एक इतनी बड़ी इन्फ्लेटेड फिगर दी गई लोगों को फूल बनाने की। और क्योंकि इसके पीछे इकोनॉमिक मोटिव था तो लोगों ने उस बात पे यकीन किया और अल्टीमेटली ब्रेग्जिट हो गया। तो दुनिया में जितनी भी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, जितनी भी रीजनल एसोसिएशन हैं, उनकी जो बेसिक चार्टर है उसके अंदर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का एक मेजर रोल है, और इसी को हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। अब इसके लेवल ऑफ एनालिसिस आप दो देखें, अब इनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का कैसे हो रहा है। देखें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक रियासत है, एक रियासत डील कर रही है दूसरी रियासत के साथ, या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ। और बार्गेनिंग किस बात की हो रही है, इकोनॉमिक्स के ऊपर, टैरिफ्स पे बात होगी, ट्रेड के ऊपर बात होगी। फॉरेन पॉलिसी का जो सॉफ्ट इमेज है वो भी इकोनॉमी के बेस के ऊपर जा। और देखिए IMF का कितना बड़ा रोल है। अब हर मुल्क जो है वो IMF से अपनी पॉलिसीज लेके तो अपनी नेशनल जो इकोनॉमी है उसको ठीक करने की कोशिश कर। फिर वर्ल्ड बैंक का रोल देखिए कितना बड़ा बढ़ गया है। फिर FATF कितनी ज्यादा परकुलेट कर गया है इकोनॉमीज के अंदर, काउंटर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर लेके। और इसी चीज को जब लेवल एनालिसिस को आप नेशनल पॉलिटिक्स में लेके आएंगे तो उसमें पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं। फिर नेशनल इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, वो पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमी। देखिए एप्टमा जो है, टेक्सटाइल स्टील मिल जो, सॉरी, टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन जो है ऑल पाकिस्तान, तो एक ये इंटरेस्ट ग्रुप है, इसका इकोनॉमिक मोटिव है। दूसरी तरफ आपके पॉलिटिशियंस का भी इकोनॉमिक मोटिव होता है, चाहे वो पर्सनल गेन हो, चाहे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कुछ गेन्स लेने हो। तो इकोनॉमिक्स हर जगह पे अब परकुलेट कर चुकी है। फिर इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन, आपका स्टेट बैंक है, आपकी पार्लियामेंट है, आपकी सेनेट है, ये क्या पॉलिसीज बना रही हैं, इनकी पॉलिसीज इंटरनेशनल सिस्टम के साथ कितनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। आप ऐसे कौन से मेजर्स ले रहे हैं जिसके थ्रू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर आपको कुछ कंसेशन मिल रही हैं, जैसे GSP+ स्टेटस है, उसके साथ कुछ था कि हम ये लेजिस्लेशन करेंगे तो हमें यूरोपीय यूनियन GSP+ स्टेटस देगा। देखें, पॉलिटिक्स को कनेक्ट कर दिया इकोनॉमिक इंटरेस्ट के साथ। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिकल
अब एलिमेंट्स क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसको मनूवर करते हैं? उसमें ब्रेटन वुड्स सिस्टम है। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में ऑब्वियसली हमारे पास वर्ल्ड बैंक आ जाता है, हमारे पास आईएमएफ आ जाता है, हमारे पास जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड जो कि अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक हो गया, तो ये है। फिर न्यू लिबरलिज्म है एलिमेंट्स के अंदर। न्यू लिबरलिज्म मीन्स कि वाशिंगटन कंसेंसस के थ्रू अब कुछ तो ये कह रहे हैं कि ये वाशिंगटन कंसेंसस इज ए फॉर्म ऑफ न्यू इंपीरियलिज्म। पहले आप फिजिकली जाके कंट्री को डोमिनेट करते थे और मर्केंटाइल इकोनॉमिक पॉलिसी चला रहे थे। अब आपने क्या किया, आपने ऐसे इंटरनेशनल प्रेडिटोरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दिए जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर। ठीक हो गया। और वो कौन से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? आपका आईएमएफ कर रहा है, वो अपनी पॉलिसीज डिक्टेट करता है क्योंकि आपका डेट आपको चाहिए होता है। तो फिर आपको बताता है कि आपने क्या क्या करना है, आपको उनकी बात माननी पड़ती है। आप एनर्जी प्राइसेस को इंक्रीज करें, या आप उसमें मार्केट डिटर्मिनेड एक्सचेंज रेट को करें, या आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएं। तो वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट करते हैं। तो जब आप एक सॉवरन नेशन को, एक सॉवरन कंट्री को, एक आजाद रियासत को एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि भाई आप ये चीजें हमारी मानेंगे तो हम आपको इतना कर्जा देंगे, आपके साथ लिंक कर दिया ना, तो इसका मतलब है आप अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर आजाद तो नहीं है, आपको माननी पड़ती है उनकी बात। तो एक फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म है ना, न्यू कलोनियलिज्म है, ये मार्क्सिस्ट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें, अब ये एलिमेंट्स आपके इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के हैं। ठीक है। अब हम कुछ थेरीज हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी जो ओल्ड थियरी है इसके अंदर, वो मर्केंटाइलिज्म। अब ये बेसिकली एक रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, ये वहां से ड्राइव करती है। रियलिज्म क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि जी रियासत अपने मुफादात को हर सूरत में प्रोटेक्ट करेगी। और क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसके अंदर कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि उसको आप रेगुलेट कर सकें, दैट मीन्स कि जो भी इंडिविजुअल रियासत है उसने अपने मुफादात का प्रोटेक्शन खुद करनी है। ईगोइज्म है स्टेट की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ईगोइज्म को देखते हुए, सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए, एनार्किक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर को देखते हुए रियासतें अपनी मर्जी के जो उनके फायदे के लिए होती है वही काम करती हैं। तो मर्केंटाइलिज्म वहां से निकलता है, रियल स्कूल ऑफ थॉट। अब इसमें होता क्या है, इसमें मर्केंटाइल जो पॉलिसीज होती है इसके अंदर क्या होता है कि एक कंट्री रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए किसी दूसरी कंट्री को सब्जुकेट करता है। और सब्जुकेट करके आप ये नहीं देखते कि उस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। जैसे आप इंडिया की बात कर लें, ठीक हो गया, जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश आए थे तो उनका मकसद यहाँ पे कोई गवर्नेंस को ठीक नहीं करना था, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं क्रिएट करने थे, या उनका मकसद ये नहीं था कि यहाँ पे जमहूरियत को परवान चढ़ाया जाए। उनका सिर्फ एक ही मोटिव था, यहाँ की रिसोर्सेज लेके तो हमने कहाँ पे जाना है, यूके में लेके जाने हैं, और फिर यूके की पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर वो सारे काम करने। ठीक हो गया, तो एक्सप्लॉइट करते थे। अब इसके अंदर बहुत अच्छी बुक्स हैं। एक बुक मैंने पढ़ी थी, एम्पायर ऑफ कॉटन। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक थी। इसके अंदर उसने बताया कि कैसे लिवरपूल के अंदर जिनिंग फैक्ट्रीज लगी हुई थी, और कॉटन जो जितनी भी थी वो सब कॉन्टिनेंट से लेके जाते थे वहां पे जिनिंग के अंदर, वहां पे कपड़ा बनता था, और कपड़ा बन के फिर वो सिल्क और वो लॉन और वो कॉटन के जो प्रोडक्ट थे वो यूके की पब्लिक पहनती थी। फिर आप शशि थरूर की बुक पढ़े, तो शशि थरूर कहता है कि एक मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी थी सब कॉन्टिनेंट की, लेकिन जब इनको छोड़ा तो इन्होंने उस जीडीपी का 1% भी तब कंट्रीब्यूट नहीं करा। तो ये सारी चीजों को देखें तो अब आपको समझ लगेगी कि ये मर्केंटाइलिज्म इज ए रियलिज्म। रियासतें अपने मुफादात के लिए दूसरी कंट्रीज के रिसोर्सेज को निकालते हैं और अपने मुल्कों में वापस ले जाते हैं और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए यूज करते हैं। ये है मर्केंटाइल जो इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक हो गया। और सिर्फ ये ब्रिटिश ने नहीं किया, ये जर्मनी ने भी नहीं किया, ये स्पेन ने भी नहीं किया। स्पेन ने तो इवन के जब साउथ और नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे पहले स्पेनिश और पोर्चुगीज गए, ब्रिटिश बाद में गए। जो अगर आप बुक पढ़े, अगर आप में से किसने पढ़ी है सेपियन, उसके अंदर जो हन्नान कोर्टेस की बात करते हैं,
इंकाज, एज़टेक, ये नेटिव पॉपुलेशन थी, एम्पायर्स थी बहुत बड़ी। साउथ अमेरिकन एम्पायर्स के अंदर गोल्ड बहुत ज्यादा था। तीनों एक बहुत बड़ा कैपिटल था जहाँ पे कहते हैं गोल्ड की हर चीज बनी होती थी। तो आप इमेजिन करें कि कितना एक्सप्लॉइट किया गया उनको वहां पे। नेवल वहां पे अपनी पूरी भेजा जाता था, फौज को भेजा जाता था, वो वहां पे कैप्चर करते थे और वहां से फिर गोल्ड और जो भी उनको चीज रिसोर्स मिलती थी वो वापस शिप बैक टू नेटिव कंट्री, स्पेन या पोर्चुगीज में जाती थी और फिर वहां पे उनकी पब्लिक जो है ना वो यूटिलाइज करती थी। तो ये हर यूरोपियन नेशन ने तकरीबन इसमें किया। फिर नेदरलैंड, नेदरलैंड का भी एक बहुत बड़ा रोल है। मैनहट्टन जो है बेसिकली, जो अमेरिका का बहुत बड़ा एक पोश इलाका है न्यूयॉर्क का, मैनहट्टन। मैनहट्टन बेसिकली नेदरलैंड्स था, नेदरलैंड के अंदर था, उसका नाम न्यू नेदरलैंड था। तो उसको फिर वहां से उन्होंने परचेज किया और फिर उसका नाम बाद में इसका मैनहट्टन और न्यूयॉर्क वो सारा उसका। तो आप इस चीज से जो है आप लगा सकते हैं, एब्सोलूट एडवांटेज की बात होती है। ठीक हो गया। इसकी जो फाउंडेशन थी बेसिकली एडम स्मिथ ने रखी। एडम स्मिथ तो लिबरल पॉलिसीज की बात करते हैं, लेकिन एब्सोलूट एडवांटेज जो इकोनॉमी के अंदर होता है कि आपने सिर्फ अपना मुफाद देखना, किसी का नुकसान नहीं देखना कि उसको कितना नुकसान हो रहा है, नेटिव्स को कितना नुकसान हो रहा है, जहाँ की पॉपुलेशन को आपने सब्जुकेट किया हुआ है। अफ्रीका देखें कि अफ्रीका कॉलोनियल सब्जुकेशन से आज तक बाहर नहीं आता। उनको इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि आज वहां पे किसी भी मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो अफ्रीका के हैं वो आज भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर, इतनी ज्यादा रिसोर्सेज होने के बावजूद भी वो डेवलप नहीं कर रहे। अब उसकी एक और थ्योरी भी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी भी है, उसको हम आगे जाके बात। फिर लिबरलिज्म आ जाती है। फिर लिबरलिज्म की बात करते हैं। अब ये एक आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है लिबरलिज्म। ठीक हो गया। इसके अंदर आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं। इसके अंदर आप देखते हैं कि आप पॉजिटिव सम गेम को देखते हैं कि अच्छा मेरा भी फायदा हो जाए, किसी और का भी भला हो जाए। आप सिर्फ अपना फायदा नहीं देख रहे होते, आप किसी और का भी भला देख रहे हो। डेविड रिकार्डो जो था जिसने कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी दी थी, हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि अगर किसी कंट्री के पास कोई खास प्रोडक्ट है जो वो अपने मुल्क के अंदर इजिली मैन्युफैक्चर कर लेते हैं लो कॉस्ट पे, तो उनको एक कंपैरेटिव एडवांटेज है दूसरे कंट्री से, और उनको फिर वो वाली आइटम जो है एक्सपोर्ट करनी चाहिए। और जो एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे कंट्री के पास नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और फिर वही कंट्री जो रेवेन्यू अर्न करेगा उससे जो उनको जरूरत चाहिए वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेड के थ्रू वो अपनी जरूरत के लिए चीजें इंटरनेशनल मार्केट से ले लेगा। तो इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है, आपका भी फायदा है, साथ वाले का भी फायदा है। तो लिबरल पॉलिसीज ये आपने लिबरलाइज करनी है ट्रेड को, टैरिफ्स को रिड्यूस करना है ताकि इंटरनेशनल ट्रेड का जो फ्लो है वो इजी हो जाए। आपने फैसिलिटेट करना है इकोनॉमिक ट्रेड को। ठीक है, तो ये लिबरल पॉलिसीज होती है। फिर एक है रजीम थ्योरी। रजीम थ्योरी कहीं सेंटर में जाके एक कन्वर्ज करती है बिटवीन द रियलिस्ट और लिबरल थिंकिंग के। ठीक हो गया। इसमें इंस्टीट्यूशन है, रूल्स एंड नॉर्म्स है जो कि शेप करते हैं इंटरनेशनल एक्टिविटी को और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। इसमें कॉपरेशन भी होती है, कोलैबोरेशन भी होती है, लेकिन इसमें जो डोमेस्टिक रिजीम्स होती हैं वो एक स्टेबल रजीम होती है। अगर मुल्कों के अंदर स्टेबल रजीम होगी तो वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन को बड़े आराम से कर सकती है, और जो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर अनसर्टेनिटीज होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। पाकिस्तान में इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को समझ नहीं आ रही कि हम किससे डील करें, क्या इस गवर्नमेंट से करें या हम आने वाली जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी 5 ईयर्स की उस मैंडेट के साथ जो आएगी उसके साथ करें। तो आप जब रिजीम एक पुट इन प्लेस करते हैं, वो चाहे डिक्टेटोरियल रिजीम हो, वो मोनार्क्स हो, वो डेमोक्रेट्स हो, जब स्टेबिलिटी आती है तो फिर कॉपरेशन आती है। तो एक ये आप रिजीम को देखते हैं कि इंटरनल रिजीम कैसी है, क्या वो पॉलिटिकल स्टेबल है। अगर वो पॉलिटिकल स्टेबल होती है तो वो इंटरनेशनली और जो इंटरनेशनल ऑर्डर होता है उसमें भी वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर पाकिस्तान अनस्टेबल रहेगा तो इंटरनेशनल सिस्टम, हमारे आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वो भी अनस्टेबल रहेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सिस्टम की रही है। इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इवन के अब ये आजकल
इसकी कुछ किसी न किसी फॉर्म के अंदर करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में भी ये पूछा जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो मोटिव है वो यही है कि आपने ये देखना है कि जो आईएमएफ और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमीज को। अब ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी ये तकरीबन मिलती जुलती थ्योरीज है, इनमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, और ये दोनों निकलती हैं मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से, जो क्रिटिक थ्योरी है। जो दो सेटल्ड इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज हैं उसमें एक लिबरल थ्योरी है और एक रियलिज्म। लिबरलिज्म और रियलिज्म ये दो डोमिनेंट थ्योरीज हैं जिस वक्त ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखी जाए। इन दोनों की क्रिटिक के अंदर बनी क्रिटिक थ्योरी, जिसमें मार्क्सिस्ट थ्योरी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत ज्यादा थ्योरीज आ जाए, जिसमें वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है और डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट। अब डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट पे पहले बात कर लेते हैं। डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट इस दो तरह से देखता है, कोर और पेरिफेरी, इस कॉन्सेप्ट को देखता है। ठीक हो गया। ये आपको बताता है कि कुछ कोर कंट्रीज हैं और कुछ पेरिफेरी के अंदर कंट्रीज। सिर्फ दो, ये डिफरेंशिएट सिर्फ दो पॉइंट्स पे करा, कोर और पेरिफेरी के अंदर। अब कोर कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके पास रॉ मटेरियल कम है, इनके पास इंस्टीट्यूशंस वेल बिल्ट हैं, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अब पेरिफेरी के अंदर जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज, जिनके पास रॉ मटेरियल अबंडेंट है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं। अब कोर क्या कर रही है कि कोर पेरिफेरी की रिसोर्सेज को यूज करके अपने आप को डेवलप कर रही है, और एक जानबूझ के एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि जिससे पेरिफेरी के अंदर अब कोर कैसे रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करती है, क्योंकि पेरिफेरी के जो कंट्रीज होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, वहाँ पे इंस्टीट्यूशन वीक होते हैं, वहाँ पे लेबर लॉज वीक होते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं वीक होती हैं, जिसकी वजह से उनके रिसोर्सेज को एक क्या कहते हैं आसान दामों के उनको खरीदा जा सकता है। आप जाते हैं, आप इलाके के पुलिस को खरीद लें, आप इलाके के पटवारी को खरीद लें, उनको पैसा दें, ठीक है, उनको साथ मिलाएं, तो आप कोई भी रिसोर्सेज को आराम से उनसे कैप्चर कर। करप्शन होती है वहां पे क्योंकि इंस्टीट्यूशन नहीं होते, और ये सिस्टम ऐसे ही इसको इंटेंशनली ऐसे चलाया जा रहा है ताकि जो पेरिफेरी की कंट्रीज हैं वो फीडबैक लूप के अंदर आए, कोर के साथ कोर डेवलप होती रहे और पेरिफेरी वैसी की वैसी ही रहे। ठीक हो गया। ऑन दी अदर एंड जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है वो इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है, कोर, पेरिफेरी और सेमी कोर, या सेमी पेरिफेरी इसको कहते हैं। अब कोर के अंदर आप टिपिकल अफ्रीकन कंट्रीज को देख लें, ठीक हो गया, और कोर कंट्रीज के अंदर आप यूरोप को या नॉर्थ अमेरिका को देख लें। अब ये डेवलप है और एक तरफ डेवलपिंग है। दरमियान में जो सेमी कोर के कुछ इकोनॉमीज आ जाती है जिसमें चाइना और इंडिया आ जाता है, तो ये बेसिकली पेरिफेरी के लिए सिग्नल है कि अच्छा अगर आप कुछ मेहनत करेंगे, अपनी चीजों को ठीक करेंगे, तो आप भी डेवलपिंग पाथ पे आ जाएंगे, जैसे कि ये सेमी पेरिफेरल जो कंट्रीज है ये आ गए, जैसे कि इंडिया, इंडिया का भी बड़ी इकोनॉमी बन रहा है, ये अभी तक तो वो डेवलपिंग कंट्री है, उसी की कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और उनकी पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इशू है, लेकिन वो स्लोली स्लोली उस चीजों को ओवरकम करते जा रहे हैं, हर्डल्स को कम करते जा रहे हैं। तो एक ये एक इसका जो है ना वो बन जाता है। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, देखते हैं इसको जाके, नेट के ऊपर देखते हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है अभी यहाँ पे? अब ये वाली पिक्चर को देखें आप, ये कोर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, हाईटेक सेक्टर्स हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है इसके अंदर, ठीक है, एक्सपोर्ट्स ये ज्यादा कर रहे हैं, ठीक हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट कर रहे हैं। और ये पेरिफेरी को देखिए, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है, ठीक है, वीक एंड पुअर सोसाइटी, तो जिसकी वजह से इनको एक्सप्लॉइट करना जो है वो रिलेटिवली फिर इजी हो जाता है।
ठीक हो गया। तो ये इमैनुअल जो वॉलस्टीन थे, ये बेसिकली वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर एक हेजमोनिक स्टेबिलिटी थी, एक सिंगल हेजमोन, एक सोल वर्ल्ड पावर, एक बेनेवलेंट सोल वर्ल्ड पावर आ जाती है जो अपने मुफाद के लिए इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। और वो इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स के अंदर वो अपना काम करते हैं सारे के साथ, कलेक्टिव एक्शन होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है और इकोनॉमिक डिविडेंड्स उसके जो है ना वो आगे डिस्ट्रीब्यूट। अब सिस्टम ओरिएंटेड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है? ये इंटरनेशनल ट्रेड है, अब देखें, इसमें इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंस है। ठीक हो गया। फिर इसमें नॉर्थ साउथ के रिलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट। अब कुछ कंट्रीज जो हैं वो नॉर्थ साउथ के रिलेशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रही हैं। जैसे चाइना, चाइना इस वक्त अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा अपना फोकस किया हुआ है। उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, अगर आप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के वोटिंग ट्रेंड्स को देखें तो मोस्टली अफ्रीकन या डेवलपिंग कंट्रीज चाइना की साइड के ऊपर वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वहाँ, वो एक इजी लोन दे रहे हैं वहाँ पे और उनको डेवलपमेंट के अंदर लेके आते हैं। ठीक हो गया। अब इश्यूज क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर? एक तो 1970s के बाद से डेवलपिंग कंट्रीज को लगना शुरू हुआ कि ये जो इकोनॉमिक ऑर्डर है ना, ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है और इसकी एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करने के लिए एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की जरूरत है। और इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर आवाजें उठना शुरू हो गई, डेवलपिंग कंट्रीज ने ये बातें उठाना शुरू कर दी। फिर वाशिंगटन कंसेंसस आया, उसके बाद जो उसके पेनफुल असरात थे डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर, तो अगर आप उसको देखें तो भी आपको फील होगा कि अच्छा, ये एक जो न्यू इंपीरियलिज्म की थ्योरी दी जाती है तो उस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर ये ठीक बैठ जाता है। अब इन चीजों को हल करने के लिए, अब ग्रीवेंसेस थे ना साउथ के या डेवलपिंग कंट्रीज के, ग्लोबल साउथ कहते हैं, अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान, इंडिया, इन जैसे कंट्री। अब जब ये इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट की कि हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा, हमें तो नुकसान हो रहा है, सारी एक्सप्लॉइटेशन ये कर रहे हैं, ये सारा काम अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंट ही नहीं हो रही। उसके मुकाबले में फिर ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स निकाले गए 1990s के अंदर, जब अर्थ समिट हुई उसके बाद ये सारे काम होना स्टार्ट हुए, जिसके अंदर आप 8 मिलियन MDGs थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे कि अच्छा, आपने पॉवर्टी खत्म करनी है, आपने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन देखनी है, आपने मैटरनल चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है, आपने सैनिटेशन को ठीक करना है, आपने HIV, एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, इन बीमारियों को कम करना है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज की जो हेल्प की जा सके, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके, इन्वेस्टमेंट दी जाए उनको कि उनके सोशल सोसाइटल इश्यूज सॉल्व हो और उनकी इकोनॉमीज अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो जाए। इसी की कंटिन्यूएशन के अंदर फिर 2015 के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आपको इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं डिफरेंट, जो 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, स्कूल्स बना के दे रहे हैं आपको, हॉस्पिटल्स बना के दे रहे हैं आपके, आपको पॉलिसीज तक इवन बना के देते हैं। वर्ल्ड बैंक, IMF, ये जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं ये आपको इवन के पॉलिसीज भी बना के देते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन की कैसे करनी। और इसी के अंदर फिर न्यू इंपीरियलिज्म आता है, जो अभी हम बात कर रहे थे कि फिर ये जो वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली ये आर्म ट्विस्टिंग के लिए, ग्लोबल पावर्स इनको यूज करती हैं, स्पेशली अमेरिका, अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी मर्जी से चीजों को चलाने के लिए। तो ये इसमें इशूज आना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या है? हमारा इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज से हम बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं। फ्लड्स देखें, हमारा $33 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और हमें अभी तक लॉस एंड जो COP27 के अंदर हमें कहा गया था कि लॉस और डैमेज फंड में से कुछ मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिला। जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे प्रोमिस किए गए ग्लोबल जो डेवलप कंट्रीज की तरफ से कि इन्वायरमेंट के अंदर वो फंडिंग देंगे, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, वो मटेरियलाइज नहीं। कोपनहेगन अकॉर्ड के अंदर कहा गया कि हम पर ईयर $100 बिलियन देंगे टिल 2020। वो कहाँ गया? वो किधर है पैसा? किस कंट्री में लगा है? वो किसी को नहीं दिया गया। तो अब
डेवलपिंग कंट्रीज ये डिमांड करना स्टार्ट हो गए हैं कि भाई देखें, ये माहौल, ये इन्वायरमेंट खराब हुई है आपकी पॉलिसीज, आपकी डेवलपमेंट की वजह से, इसको हम भुगत रहे हैं। अब हमें आप क्लाइमेट रेपरेशन से, अब हमें जुर्माना अदा करें। आपने क्लाइमेट चेंज, आपने इन्वायरमेंट को खराब किया है, उससे हम अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि डेवलप ही बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। पहले ही इतनी हम स्ट्रेस के अंदर हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, ऊपर से हमारे हर साल इन्वायरमेंट की वजह से हमारी डेथ्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, सोसाइटल अनरेस्ट है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी हमें पेमेंट करें, इसकी हमें पेनल्टी दें। ठीक हो गया। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने देखें पाकिस्तान के साथ कैसे आर्म ट्विस्टिंग। अब मैं आपको बताऊं कि कुछ तो हमारी गलती थी, पाकिस्तान की भी गलती थी। हम लोगों ने, हमारे जो लॉज थे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज वीक थे, हमारी काउंटर टेरर फाइनेंसिंग के अंदर लॉज बड़े वीक, हमारे बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स थे, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर इतनी पॉलिसीज नहीं थी, हमारी पनिशमेंट, हमारी कोर्ट्स पनिश नहीं करती लोगों को। जो जितने भी टेररिस्ट हैं या बड़े लोग हैं जिनके ऊपर जब आप हाथ डालते हैं तो कोर्ट्स में कहीं ना कहीं जाके वो मुकदमे खत्म हो जाते हैं, या वो स्केप गोट्स ढूंढ लेते हैं, छोटे प्लेयर्स को वो पकड़ा देते हैं कि अच्छा आप इसको बंद कर ले, हमें छोड़। तो हमारी पॉलिसीज की वजह से हमें फिर, लेकिन अल्टीमेटली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हमें आर्म ट्विस्ट ही किया, हमें कुछ हमारे जराइम की सजा दी, जिससे हमारी इकोनॉमी ने सफर की। जब हमारी इकोनॉमी ने सफर किया तो आज आप इकोनॉमी की सूरत हाल देख लिया, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं आती। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने की वजह से आपके कुछ बैंकिंग चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर सकते। लोगों को बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं, चेक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो गई थी हमारी, कि अगर आपने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना तो आपने ये चीजें पूरी होंगी तो आप करेंगे। तो कंट्रीज या जो ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल ना हो, और हमारा माहौल इसलिए खराब हो गया कि हमें उनको एफएटीएफ की वजह से उनको एक लंबी चेकलिस्ट साइन करनी, तो वो नहीं करते थे। वो क्यों अपना टाइम वेस्ट करें पाकिस्तान में? फिर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर को देखो, क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड है, हमारी अपनी पॉलिसीज की वजह से अफेक्टेड है। हमारी रूरल इकोनॉमी है बहुत बड़ी, 40 to 60% जो आपकी इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। जीडीपी का 20% कंप्राइज करता है आपकी वीट कॉटन, आपकी वीट आपको खाने के लिए चाहिए और कॉटन आपको एक्सपोर्ट के लिए चाहिए। दो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज आपको एग्रीकल्चर देगा। इकोनॉमी की बात करें ना, रूरल इकोनॉमी पाकिस्तान की स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी पॉलिटिक्स कैसे स्ट्रांग होगी? इट्स नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट लाइफ, लोगों की जिंदगियों का सवाल। और अगर रूरल इकोनॉमी नहीं ठीक होगी तो आप देखें, आप गांव देहात में देखेंगे पॉवर्टी है, मेल नरिशमेंट है, ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन है उसकी वजह। आपकी मटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की मेन वजह जो है वो आपकी रूरल इकोनॉमी के डेवलप ना होना। तो आप देखें पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कैसे इंटरमिंगल कर रही है। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गए तो आप पोलिटिकली स्ट्रांग हो, आपकी सोसाइटी स्ट्रांग होगी, आपके लोग स्ट्रांग होंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो ये सारी की सारी एक कैस्केडिंग इफेक्ट आता है। फिर अभी हम बात कर चुके हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, वो क्यों नहीं आती। फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, तो आपको डेट रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए। अब फिर इसके अंदर इकोनॉमी भी आ गई, पॉलिटिक्स भी आ गई। डेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल पॉलिटिक्स का है। आपने बार्गेनिंग करनी है इंटरनेशनल क्रेडिटर्स के साथ कि अच्छा जो हमने आपको उधार वापस करना है उसको रीस्ट्रक्चर करो। अगर हमने 1 साल बाद आपको देना है तो आप हमसे 10 साल पे लेके जाओ, उसकी किस्तों की अमाउंट कम करो या उसका पीरियड लंबा करो। जो 5 साल में वापस करना है तो उसको 10 साल पे ले जाओ या 15 साल पे ले जाओ, ताकि हमें वो ब्रीदिंग स्पेस मिले कि इकोनॉमिकली ग्रो कर सकें और आपको ये लोन वापस रीपे कर सकें। क्योंकि अगर हम आज डिफॉल्ट होंगे तो लोगों की जिंदगियां इतनी ज्यादा इफेक्ट होंगी। आप इमेजिन करें, हाइपर इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन से लोग कितना तंग है। तो जब हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, रुपए की कीमत नीचे शदीद गिर जाएगी, तो आप सोचें लोगों के साथ क्या होगा। आपकी इस वक्त 40% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आपके मुल्क के अंदर, और जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का नंबर है वो इंक्रीज कर गया पिछले 2 सालों के अंदर। तो हाइपर इन्फ्लेशन आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, तो आपकी 60% आबादी जो है वो मल्टी डायमेंशनली पुअर हो जाएगी, वो अपनी डेली जो उनके एंड्स हैं वो मीट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। फिर एसडीजीज है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर कैसे इन्वेस्ट करें? हमारे पास पैसा ही नहीं है, इकोनॉमी हमारी वीक है। इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हमें पैसा देते हैं तो उसके साथ वो एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन लगा देते हैं कि आप ये काम करेंगे तो हम आपको ये हेल्थ में इन्वेस्टमेंट देंगे या एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट देंगे।
अगर वो देते भी हैं तो अपनी मर्जी से देते हैं, कहते हैं अच्छा ये प्रोजेक्ट मैनेजर ये फलाना बंदा लगाओगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे, और फिर वो बंदा लगता है तो फिर आपको फेक रिपोर्ट्स उसको सबमिट करनी होती है। तो एक लंबी लिस्ट है इसकी, बहुत लंबी कहानी है, बात निकलेगी फिर दूर तक जाएगी। IMF, वर्ल्ड बैंक और पेरिस ग्रुप, ये सारे इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं जो हमें किसी न किसी सूरत ब्लैकमेल करते हैं, और ये सब के सब इश्यूज अफेक्ट करते हैं आपकी और मेरी जिंदगी को, हमारी और आपकी इकोनॉमी को, और पाकिस्तान और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को।